हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉट के बारे में, यानी जो हमारे वायुमंडल में आकाशीय कंडीशन जो दिशाएं पाई जाती हैं उनमें क्या कंडीशन है। ठीक है, इसमें पहला आता है हमारा बाह्य अंतरिक्ष। ठीक है, अब हमारे सौर मंडलों में 8 ग्रह हैं, सूर्य मध्य में है। ठीक है, तो ये हमारा अगर ये सूर्य है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, अब ये बाह्य अंतरिक्ष क्या होता है, ये सूर्य से लेकर बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके मध्य का जो भाग है वो कहलाता है हमारा बाह्य अंतरिक्ष। ठीक है, दूसरा आता है हमारा अगाध अंतरिक्ष। अगाध अंतरिक्ष क्या कहते हैं कि जो हमारे बाह्य अंतरिक्ष यानी पृथ्वी से आगे का हिस्सा जिसमें मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि ग्रह आते हैं, उनके मध्य जो आकाशीय कंडीशन पाई जाती हैं वो कहलाता है हमारा अगाध अंतरिक्ष। ठीक है, अगला आता है हमारा सिज लूनर। सिज लूनर कहाँ रहता है, जिस तरह से ग्रहों के आधार पर जो है बाह्य अंतरिक्ष और अगाध अंतरिक्ष के बारे में बताया जाता है, ऐसे ही पृथ्वी, चंद्रमा, ये जो बीच का क्षेत्र है पृथ्वी और चंद्रमा, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, तो इसका जो सरफेस एरिया है जितने बीच में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है उसे बोलते हैं सिज लूनर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तारों में, कि तारों में किस तरह की कंडीशन पाई जाती है। तारे कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ चमकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम चमकते हैं, तो उनकी चमक के कम होने का कारण और उनको किस नामों से जाना जाता है इसे बोलते हैं। तो ये कंडीशन के आधार पर तारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा वामन तारा, इसकी जो प्रकाश की रोशनी है वो सूर्य से कम होती है। पहले हमें पता होना चाहिए कि सूर्य भी एक तारा है और जो चमक है वो सूर्य के समान ही, जिस तरह से सूर्य अपनी ऊर्जा से चमकता है ऐसे तारे भी अपनी ऊर्जा से चमकते हैं। ठीक है, उनमें अपनी ऊर्जा होती है, तो जिस तारे में सूर्य से कम प्रकाश दिखाई देता है उसे बोलते हैं वामन तारा, और जिसमें सूर्य से अधिक रोशनी दिखाई देती है उसे बोलते हैं विशाल तारा। तुमने देखा होगा कि रात में कभी कभी तारा बहुत चमकीला चमकता है, तो वो दूर होते हुए भी अधिक चमक होती है, अधिक ब्राइटनेस होती है, उसे बोलते हैं विशाल तारा। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, तारा हमें जो दिखाई देता है वो जो चमकता हुआ हिस्सा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सूर्य के पार्ट बताए थे, सूर्य का जो मध्यवर्ती भाग होता है तो उसे बोलते हैं केंद्र। ऐसे ही तारों में जो केंद्र का हिस्सा होता है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वहाँ पर जो है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, क्योंकि वो हमें मध्य में दिखाई नहीं देता। अगला आता है हमारा क्लेसर। क्लेसर क्या होता है, जो आकाशीय पिंड होते हैं, आकाश में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ये ही नहीं है तारे और एक ग्रह उपग्रह ही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें आकाशीय पिंड आता है। जो आकाशीय पिंड जिसका आकार पृथ्वी से या ग्रहों से भी बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो ये आकाशीय पिंड जो है वो आकार में आकाशगंगा से छोटे और ऊर्जा और उत्सर्जन में अधिक करते हैं, यानी उसमें ऊर्जा तो अधिक होती है लेकिन वो आकाशगंगा से छोटे होते हैं। इस आकाशगंगा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, जिसको डाउट हो वो पुराने वीडियो को देख सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा तारामंडल। तारामंडल क्या होता है, एक अगर हम सिंगल की बात करें तो ये हमारा तारा हो जाता है, और इन तारों का अगर समूह इकट्ठा हो जाता है तो उसे बोलते हैं तारा मंडल। ठीक है, एक तारा मंडल होता है, एक हमारा राशि चक्र होता है। वो सब क्या है, तारा मंडल में तो तारों का समूह होता है जिनके नाम मुख्य हैं ग्रेट बियर, कालपुरुष। ठीक है, इसके अतिरिक्त तुमने राशि फलों के बारे में नाम सुना होगा, मेष, सिंह, वो भी क्या है, वो भी एक तारे का समूह है और वो एक विशेष आकृति लेते हुए आते हैं, तो उन आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, तो वो हमारा राशि चक्र कहलाता है।
ठीक है। अगला आता है हमारा पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या होता है? अगर हम पुच्छल तारे की बात करें, पुच्छल तारे की बात करें तो पुच्छल तारे की कंडीशन कैसी होती है? ये भी एक तरह का एक बर्फ़ और हिमानी गैस का पिंड होता है। यानी जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जो ग्रह होते हैं उसमें भी गैसेस होती हैं, तो जिस गैस में बर्फ़ और हिमानी के पिंड सा बना होता है, ठीक है, उसमें पुच्छल में जब शब्द आता है पूँछ, पूँछ का मतलब पूँछ ही मतलब नहीं इसमें पूँछ होती है, लेकिन जैसे ही ये तारा है, जैसे धूल, बर्फ़ और हिमानी गैस के पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते हैं। यानी ये एक पिंड की आकृति है जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है, तो जब सूर्य के नज़दीक आते हैं तो उसकी आकृति इस तरह से, क्योंकि गैसेज होती हैं तो गैस फैल जाती है, तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। एक मुख्य भाग, मुख भाग, ये मुख्य भाग है, ये पूँछ है और इसको बोलते हैं मध्य भाग, ठीक है। तो ये जो आकृति बनती है ये किस कारण से बनती है? सूर्य के नज़दीक आने पर गैस का खिंचाव बढ़ जाता है और गैस फैल जाती है, जिस कारण से ये आकृति बनती है। नेक्स्ट आता है हमारा नोवा और सुपरनोवा। नोवा और सुपरनोवा क्या होती है? जैसे तारों में बताया था मैं, वामन तारा, सुपर तारा था, इसी तरह से नोवा और सुपरनोवा होते हैं। ये तारों में ये गैसों से निष्कासित होने वाली चमक के आधार पर, जैसे मैंने बताया था कि गैस तारे चमकते हैं, तो जो चमकीला तारा है वामन तारा है, और सूर्य से अधिक चमक रहा है तो वो सुपर है। तो इसी तरह से नोवा जो है वो क्या है? जिसमें 10 से 20 मैग्नीट्यूड तक जिसकी चमक बढ़ जाती है, तो जो इसमें एक कंडीशन बता दी है कि इस कंडीशन तक अगर चमक बढ़ती है तो उसे बोलते हैं हम नोवा, और अगर 20 मैग्नीट्यूड से अधिक जो उसकी चमक हो जाती है तो उसे बोलते हैं सुपरनोवा। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, और अगर अधिक हो जाता है तो ये विस्फोटक हो जाते हैं, यानी आग लग जाती है इनमें, और ये जो ऊपर से उल्का पिंड के रूप में गिरते हैं वो भी कंडीशन इसी में बनती है, ठीक है। अब आगे आता है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु पत्थर, फूल, बर्फ, पत्थर, धूल, बर्फ व गैस के बने छोटे छोटे धातु के टुकड़े होते हैं, ठीक है। जो हमारे उल्का पिंड गिरते हैं वो ही धूमकेतु के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये भी है वायुमंडल में एक नियमित रूप में घूमते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी ग्रेविटी ख़त्म होती है, गुरुत्वाकर्षण ख़त्म होता है, तो वे आकाश से नीचे की ओर जलते हुए गिर जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम धूमकेतु। धूमकेतु के बारे में पढ़ा हो तो एक बहुत, इससे जो है गहरे गहरे गड्ढे भी बन जाते हैं। अगला आता है हमारा डॉग स्टार। ये जो है सबसे, जो आकाश गंगा में तारे हैं, तो सूर्य जैसे जो विशाल विशाल, सूर्य से भी अधिक बड़े बड़े तारे हैं, उनमें जो सबसे चमकीला तारा होता है उसे बोलते हैं डॉग स्टार। जो हमारे आसपास सूर्य के पास सबसे नज़दीकी जो चमकीला तारा है उसे बोलते हैं साइरस। यानी हमारे आकाश गंगा में सबसे चमकीला जो तारा है वो है साइरस, ठीक है। अगला आता है हमारा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। यानी ध्रुव तारा वैसे नाम सुना होगा, सबसे स्थिर तारा बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी जगह पर स्थिर माना जाता है। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव में है, और इसकी किरणें पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। पहली बात ये कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, और दूसरा क्या है इसमें मेन बात कि इसका जो आयतन कोण है तो ये पृथ्वी पर अक्षांश का निर्धारण भी करता है। ये मेन चीज़ है कि ये जो है अक्षांश का भी निर्धारण ध्रुव तारे के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अक्षांश के बारे में बताऊंगी, तो उससे पहले अक्षांश जो है निर्धारण की, जो अक्षांश देशांतर काल्पनिक रेखाएं, और इनके निर्धारण का मुख्य आधार किसको माना गया है? उत्तरी ध्रुव को।
ठीक है। अब आता है हमारा गुरुत्व का सिद्धांत। अब ये जो ग्रह मंडल है यानी ग्रह उपग्रह जो भी कुछ है वो किस आधार पर हमारे आकाश में या आकाश गंगा में स्थिर पाए जाते हैं, उसमें भी कुछ साइंटिफिक यानी कुछ सिद्धांत काम करते हैं। इसमें पहला आता है हमारा गुरुत्व का सिद्धांत। गुरुत्व का सिद्धांत का नेम क्या है कि सौर परिवार के समस्त सदस्य सूर्य की ओर आकर्षित रहते हैं। यानी सूर्य में भी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, तो सभी ग्रह सभी जो भी कुछ है वो सूर्य की ओर आकर्षित होता है। जैसे मैंने बताया धूमकेतु सूर्य की ओर आकर्षित होता है तो उससे पूंछ निकल आती है, ऐसे हर एक ग्रह सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसी गुरुत्व को सदस्य, यदि गुरुत्व ना होती तो सदस्य अनिश्चित दिशा में भटक जाते। ठीक है, यानी गुरुत्व के सिद्धांत यानी ग्रेविटी के कारण वो पृथ्वी सूर्य की ओर खींचते हैं, और अगर ना खींचते सूर्य की ओर तो वे अनंत में चले जाते। तो वो क्या कहलाता है हमारा गुरुत्व का सिद्धांत, जो ग्रह उपग्रह को अपने बांधे रखता है कि वो सूर्य के ही नज़दीक रहें। ठीक है, दूसरा आता है जो इन पिंडों को, अब बात आती है कि अगर कोई चीज़ ग्रेविटी, सूर्य में कितनी गर्मी है, सूर्य के बारे में बता चुकी हूँ कि एक वीडियो में सूर्य के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, उसे देख सकते हो कि सूर्य की सतह का टेम्परेचर कितना होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चीज़ अगर ग्रेविटी से खिंच रही है तो कोई भी चीज़ ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकती है, वो तरल होके और विलीन हो जाएगी सूर्य में। तो उस सिद्धांत के हिसाब से तो गुरुत्व में तो वो ग्रेविटी से खिंचता है, लेकिन जड़त्व सिद्धांत के आधार पर वो अपनी जगह पर रुका हुआ भी है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ कितनी भी खिंच रही हो लेकिन खगोलीय पिंड जिस गति से एक बार चल पड़ते हैं उस गति से ही चलते रहते हैं, तो वो कहलाता है हमारा जड़त्व का सिद्धांत। यानी ग्रह ग्रेविटी से खिंचते तो हैं लेकिन अपनी गति चलने के कारण वो ग्रेविटी एक जगह पर ना बने रहने के कारण वो अपनी जगह पर ही घूमते रहते हैं, जिस कारण से सौर मंडल अपनी एक धुरी बनाकर अपने अक्ष और कक्ष पर घूमते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा अभिकेंद्रीय बल। अब इसके अतिरिक्त और कौन सी जो सिद्धांत हैं वो इसमें काम कर रहे हैं ग्रह उपग्रहों को अपनी जगह पर बनाए रखने में। इसमें 2 बल काम करते हैं, पहला है हमारा अभिकेंद्रीय बल और दूसरा है अपकेंद्रीय बल। अब अवकेंद्रीय बल का काम क्या होता है कि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर एक बल वृत्त से केंद्र की ओर खींचता है। इसे मेन चीज़ याद रखनी क्या है कि वृत्त से केंद्र की ओर लगता है। यानी जब ग्रेविटी के कारण वृत्त से, यानी कि अगर हम ये बात कहें वृत्त ये है, यहाँ से केंद्र की ओर अगर बल लग रहा है तो इसे बोल देंगे अभिकेंद्रीय बल। और जब अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती हुई है तो केंद्र के उस मार्ग की ओर एक बल लगता है। यानी एक बल तो क्या कर रहा है, ये सर्किल है, एक बल अंदर की ओर लग रहा है, दूसरा बल बाहर की ओर लग रहा है। तो दोनों ही बल जब साथ साथ काम करते हैं तो वो चीज़ अपनी जगह पर एक स्थिर जगह बना लेती है, तो उसे बोलते हैं अवकेंद्रीय बल। जो दोनों ही बल मिलके ग्रह उपग्रह को अपनी जगह पर बनाए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।